वेलकम टू द शो द टेल्स ऑफ मूवीज। आज हम इस एपिसोड में अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को माइकल शेव्स ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 8वीं किस्त है और द कॉन्जरिंग सीरीज का तीसरा भाग। और वहीं पैट्रिक विल्सन ने एड वॉरेन और वेरा फार्मिंगा ने लोरेन वॉरेन के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से दोहराया है। बेसिकली ये फिल्म द ट्रायल ऑफ आर्ने शॉन जॉनसन पर आधारित है और वहीं फिल्म और रियल स्टोरी में थोड़ा बदलाव किया गया है। और अगर आपको इसकी रियल स्टोरी को भी देखना है तो हमने रियल फुटेज के साथ उस पर भी वीडियो बना रखा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 18 जुलाई 1981 से। हम देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और दीवारों पर बड़े बड़े स्क्रैचेस भी थे। और वहीं हम एड एंड लोरेन वॉरेन को भी देखते हैं जो अपने असिस्टेंट ड्रू के साथ एक्सॉर्सिज्म डॉक्यूमेंट करने के लिए आए हुए थे। डेविड 8 साल का था और वो शैतानी रूह से ग्रसित था। और यही हम डेविड के पिता कार्ल क्लैटसेल, माँ जूडी क्लैटसेल, बहन टेबी क्लैटसेल और टेबी के बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन को भी देखते हैं। वहीं वो लोग एक्सॉर्सिज्म के लिए फादर गॉर्डन का इंतजार कर रहे थे। इंतजार के दौरान वॉरेंस डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं प्रार्थना खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि एड बहुत चिंतित थे, जिस पर लोरेन उनसे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, जिस पर एड कहते हैं कि इससे पहले इतना खतरनाक केस कभी नहीं देखा। डेविड बहुत डरा और थका हुआ होता है। तभी एड कहते हैं कि इसे थोड़ी देर के लिए सुला दीजिए, जिस पर आर्ने खुद उसे उसके रूम में ले जाने को कहता है। आर्ने उसका हौसला बढ़ाता है और यहाँ हम देखते हैं कि आर्ने और डेविड की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी आर्ने को कार की आवाज आती है और वो देखता है कि फादर गॉर्डन आ गए हैं। आर्ने नीचे जाता है। वहीं फादर उस घर को देख बहुत अजीब सा महसूस करते हैं। वहीं डेविड जब सो रहा होता है तो उसके रूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करता है। डेविड डरकर बाथरूम में छिप जाता है और वहां उसे एक डिमोनिक हाथ दिखता है और अचानक से टैप ऑन हो जाता है और शॉवर से पानी की जगह बहुत सारा खून निकलने लगता है। डेविड जोरों से चीखता है। वहीं उसकी आवाज सुन सारे लोग उसके रूम में आते हैं। पर अब डेविड पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था और वो अपने पिता पर एक टूटे कांच के टुकड़े से हमला कर देता है। एड किसी तरह उसे पकड़ लेते हैं और फादर से कहते हैं कि हमें तुरंत एक्सॉर्सिज्म करना होगा। वहीं नीचे लाते वक्त हम देखते हैं उसके अंदर का डीमन पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से दीवारों पर स्क्रैचेस आते जा रहे थे। वो लोग एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं और जैसे ही लोरेन डेविड के हाथ को पकड़ती है उन्हें अजीब सा ही विजन आता है। तभी वो डीमन अपनी शक्ति से सारी चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है, जिससे एक प्लेट उड़कर फादर के सिर पर लगता है और फादर बेहोश हो जाते हैं। तभी एड खुद एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं, मगर वो डीमन बहुत शक्तिशाली होता है और वो डेविड को हर्ट करने लगता है। वो उसे रबर की तरह मरोड़ने लगता है। तभी आर्ने उस डीमन से कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो। तभी एड उसे डीमन से बात करने को मना करते हैं और तभी डेविड अपना हाथ छोड़ा एड पर अटैक कर देता है और उनके सीने पे हाथ रख कहता है कि मैं तेरा दिल ही रोक देता हूँ। और तभी एड को हार्ट अटैक सा आने लगता है। वहीं जब लोरेन एड की मदद को चाहती है तभी उन्हें फिर से एक विजन आता है, जिसमें किसी प्रकार का एक फिश क्राफ्ट हो रहा होता है। आर्ने डेविड को एड के ऊपर से हटाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो, और वो उस डीमन को डेविड को छोड़ खुद के अंदर आने को कहता है और वो डीमन ऐसा ही करता है। वो डेविड से निकल आर्ने के अंदर आ जाता है और ये घटना एड भी अपने आंखों से देख लेते हैं, पर उन्हें अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते और तड़पने लगते हैं। वहीं सब शांत हो जाता है और लोरेन एड को हॉस्पिटलाइज कराती है। वहीं शैतानी रूह को निकालने के बाद 8 साल के डेविड की कई महीनों से हो रही तकलीफ तो खत्म हो गई, पर आर्ने जॉनसन के लिए ये तो बस शुरुआत थी। और इसके बाद जो भयानक घटनाएं हुई उनसे पूरे देश में सनसनी फैल गई और एड एंड लोरेन वॉरेन को अपने करियर का सबसे खतरनाक केस लड़ना पड़ा। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि एड की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और वो होश में भी नहीं है, क्योंकि एड को मेजर हार्ट अटैक आया है। वहीं ये बात सुन लोरेन बहुत मायूस हो जाती है और एड के होश में आने तक वहीं रुकने का फैसला करती हैं। वहीं वो फादर गॉर्डन को अपनी लव स्टोरी भी बताती हैं कि कैसे 30 साल पहले वो एड से एक थिएटर में मिली
और उन्हें प्यार हो गया। वहीं इस घटना के कुछ दिन बाद हम आर्ने और डेबी को देखते हैं, जहां डेबी ब्रुकफील्ड सिटी में ही ब्रूनो नाम के आदमी के यहाँ डॉग ग्रूमिंग का काम कर रही थी और वो आर्ने के साथ ब्रूनो के ही हाउस में रेंट फ्री रह रही थी। वहीं ब्रूनो कुछ ज्यादा ही मजाकिया इंसान था और आर्ने का ब्रूनो के साथ कुछ खास नहीं बनता था। आर्ने ब्रुकफील्ड में रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो डेबी से किसी और जगह चलने को कहता है। अब क्योंकि डेबी की फैमिली को पैसों की जरूरत थी और जॉब भी नहीं थी, इसलिए वो दूसरी जगह जाने से मना कर देती है। पर वो ये भी कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। वही हमेशा की तरह डेबी वीकेंड के लिए आर्ने के साथ अपने मॉम डैड के घर चली जाती है। वहाँ वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ लॉन में लंच के दौरान आर्ने ग्लेडसेल हाउस के अंदर कुछ सामान लेने जाता है और इसी दौरान एक लेडी आर्ने को हॉर्न करती है और आर्ने बहुत डर जाता है। अब वीकेंड खत्म होने पर आर्ने डेबी वापस अपने काम पर लौटते हैं। वहीं एक दिन आर्ने एक पेड़ काट रहा होता है और पेड़ काटते समय आर्ने को ऐसा फील होता है कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है। वो जब पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, बट एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि विंडो पर वही लेडी थी जिसने आर्ने को हॉन्ट किया था और अचानक से उसके हाथ में लिया चेनसॉ अपने आप ऑन हो जाता है और उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। वहीं इस हादसे से आर्ने बहुत डर जाता है और उसे अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो सीधा घर आ जाता है और घर पर ब्रूनो ड्रिंक कर रहा होता है और वो आर्ने को भी साथ में ड्रिंक करने को कहता है और बहुत लाउड में म्यूजिक प्ले कर देता है। और इसी समय एड को भी हॉस्पिटल में होश आ जाता है। वो लोरेन से कहते हैं कि ग्लेडसेल फैमिली को कॉल करो और उन्हें वार्न करो, क्योंकि डीमन गया नहीं बल्कि वो आर्ने के अंदर है। ये सुनते ही लोरेन डेबी को कॉल करती है, पर लाउड म्यूजिक होने की वजह से किसी को भी रिंगटोन सुनाई नहीं देता। तभी लोरेन घबरा कर पुलिस स्टेशन कॉल करती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि आज ब्रुकफील्ड कैनल में एक बहुत बुरा हादसा हो सकता है। इधर आर्ने पे डीमन हावी हो जाता है, जिसकी वजह से उसे इमेजिनेशन दिखने लगते हैं। उसे दिखता है कि ब्रूनो और डेबी आपस में डांस कर रहे हैं, पर रियल में ऐसा नहीं था। आर्ने ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी आर्ने को एकदम से डेबी की चीख सुनाई देती है और उसे फिर से इमेजिनेशन दिखता है कि ब्रूनो एक डीमन में बदल गया है और वो डेबी को हर्ट कर रहा है, पर रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। आर्ने डेबी को लेकर भागने लगता है और ब्रूनो भी उनके पीछे जाता है, पर आर्ने को दिखता है कि वो डीमन उसे हर्ट करने आ रहा है। तभी वो अपने पास पड़े चाकू से ब्रूनो पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम आर्ने को पोजेस्ड हालत में रोड पर चलते हुए देखते हैं, जहां एक पुलिसमैन उसे रोकता है। पुलिस वाले के रोकने से आर्ने का पोजेशन खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि आर्ने पूरी तरह से खून से सना हुआ था। तभी आर्ने पुलिसमैन से कहता है कि शायद मैंने किसी को हर्ट किया है। इसके बाद पता चलता है कि आर्ने ने ब्रूनो का मर्डर किया है, वो भी 22 बार चाकू से स्टैब करके, जो कि ब्रुकफील्ड के 193 साल के इतिहास का पहला मर्डर केस था। और ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉरेंस आर्ने से मिलने जेल में जाते हैं और वो उसके सामने होली वाटर और क्रॉस रखते हैं और उसे बाइबल पढ़ने को कहते हैं, जिसे आर्ने बड़ी आसानी से पढ़ लेता है। तभी लोरेन कहती है कि इतनी चीजें काफी हैं किसी शैतान को उकसाने के लिए, अगर वो मौजूद हो। तभी आर्ने कहता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ, जिस पर एड कहते हैं कि तुम किसी आत्मा के वश में नहीं हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं थे। वहीं ये डेबी को भी विश्वास था कि उस दिन जो भी हुआ वो आर्ने ने नहीं किया। तभी वॉरेंस कहते हैं कि हम हर मुमकिन तरीके से तुम्हारी मदद करेंगे। वॉरेंस आर्ने के वकील से मिलते हैं और उन्हें डिमोनिक पोजेशन की बात जज के सामने रखने को कहते हैं, ताकि आर्ने पर लगी आरोपों की गंभीरता को कम किया जा सके। तभी लॉयर कहते हैं कि कोर्ट में पोजेशन वाली हियरिंग कभी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट एविडेंस मांगता है। जिस पर एड कहते हैं कि अगर कोर्ट ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, क्योंकि हर गवाह ईश्वर की शपथ लेके सच बोलता है, तो अब वक्त आ गया है कि कोर्ट अब शैतान के अस्तित्व को भी स्वीकारे। जिस पर लॉयर कहते हैं कि आप चिरू को यकीन कैसे दिलाएंगे जब आप मुझे यकीन नहीं दिला पा रहे। तभी एड कहते हैं कि एक काम करते हैं, आप हमारे घर डिनर पर आइए, हम आपको सालों से इकट्ठे कुछ सबूत दिखाएंगे और आपको एनाबेल से भी मिलवाएंगे, और अगर आपको तब भी यकीन नहीं हुआ तो हम पीछे हट जाएंगे। लॉयर इस बात पर रेडी हो जाती है। वहीं इसके बाद हमें सीधे कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां आर्ने की लॉयर बहुत डरी हुई होती है। मतलब वॉरेंस ने लॉयर को डेमोनिक पोजेशन पर विश्वास दिलाने में कामयाब रहे। लॉयर जज से कहते हैं कि मेरे क्लाइंट बेकसूर हैं और उन्होंने ये मर्डर डेमोनिक पोजेशन में होने की वजह से किया है। अब केस को कोर्ट की तरफ से कुछ दिन का समय तो मिल जाता है, लेकिन लॉयर वॉरेंस से कहती है
कि अगर आप दोनों ने इस पोजीशन को कोर्ट में साबित नहीं किया तो शायद उसे मौत की सजा मिल सकती है। उसकी मौत और जिंदगी अब आपके हाथों में है। तभी एड लोरेन से कहते हैं कि अब हम क्या करें, शैतान के जाने के बाद हम उसका अस्तित्व कैसे साबित करें। जिस पर लोरेन उन्हें कहती है कि शैतान ऐसे गायब नहीं हो जाते, यहाँ पर मामला कुछ और है जो हमने पहले बार में ही मिस कर दिया। तभी एड पूछते हैं कि हम कहां से शुरू करें, जिस पर लोरेन उन्हें कहती है कि बिल्कुल शुरुआत से। वॉरेंस डेविड के एग्जॉर्सिज्म वाले टेप को सुनते हैं और हमें 5 महीने पहले की कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां क्लेटसेल फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। डेविड अपना सामान लेकर एक रूम में जाता है जहां एक वाटर बेड होता है। डेविड उस वाटर बेड पर लेट जाता है और हम उस वाटर बेड के अंदर एक डीमन को देखते हैं जो डेविड को देखता है। वहीं डेविड उसकी हलचल से बेड को ध्यान से देखने लगता है। तभी वो डीमन उसे बेड के अंदर खींचने लगता है। डेविड डीमन के अटैक से तो बच जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब कहानी प्रेजेंट डे पर आती है, जहां लोरेन अपने पावर के थ्रू इस इंसिडेंट को अपने विजन में देख रही थी। एड वाटर बेड वाली जगह को चेक करते हैं और वहां फ्लोर पर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक स्पॉट होता है। तभी डेबी बताती है कि ये स्पॉट वाटर डैमेज की वजह से है, जिस पर एड उसे कहते हैं कि वाटर डैमेज नहीं है। अब लोरेन इस चीज का पता लगाने के लिए नीचे बने बेसमेंट में जाती है और वहां लोरेन को उसी कमरे के नीचे एक अजीब सी हड्डी से बनी चीज मिलती है और वो उसकी फोटोज खींचती है। वॉरेंस बताते हैं कि ये एक विच टोटम है जो शैतान को पूजने वाले लोग अपने रिचुअल में यूज करते हैं, और उसी विच टोटम के जरिए डेविड को कर्स लगा है और एग्जॉर्सिज्म वाली रात ये कर्स डेविड से आने पर ट्रांसफर हो गया। एड बताते हैं कि हमने इस तरह के शैतानी रस्मों के बारे में सुना है। शैतान को बुलाया जाता है और वो किसी के अंदर प्रवेश करके किसी की जान ले लेता है और चला जाता है। और यही वजह थी कि आर ने बाइबल पढ़ रहा था। जिसने भी डेविड को श्राप दिया उसने इसी से शैतान को बुलाया था। डेबी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि आखिर कौन और क्यों कोई इसके परिवार को कर्ज देगा। एड डेबी और ड्रू को विश टोटम की पिक्चर्स देते हैं और इससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहते हैं। इस पिक्चर को देख फादर गॉर्डन बताते हैं कि उन्हें फादर कैसनर से मिलना चाहिए, जो कि अब रिटायर्ड प्रीस्ट हैं, और उन्होंने ही रैम कल्ट के लोगों को एक्सपोज करने में उनकी मदद की थी। वॉरेंस फादर कैसनर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। फादर कैसनर विश टोटम की तस्वीर देखते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा टोटम मैंने कभी नहीं देखा, पर ऐसे दूसरे देखे हैं। ये बहुत ही ताकतवर टोटम है और बहुत ही बुरी नीयत से बनाया गया है। फादर वॉरेंस को अपने बेसमेंट में लेकर जाते हैं। वो बताते हैं कि ये सब रैम कल्ट से जुड़े दस्तावेज हैं जो उन्होंने पिछले 9 साल तक इस पर स्टडी के दौरान कलेक्ट किए हैं। फादर का कहना था कि ये लोग सैटर्न की पूजा करते हैं और ब्लड सैक्रिफाइस देकर पवित्र भूमि को अपवित्र करते हैं, और इन सब से इन्हें शक्तियां मिलती है। वो बताते हैं कि जब रैम कल्ट वालों पर मुकदमा चल रहा था तब सरकारी वकील की बीवी गर्भवती थी और उनके गुनहगार होने के कुछ समय के बाद उसका बच्चा 6 हफ्ते पहले ही पैदा हो गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस बच्चे का दिल उसके शरीर के बाहर था। और ठीक 3 हफ्ते बाद उस वकील की बीवी ने रेलवे ट्रैक पर सर रखकर आत्महत्या कर ली। फादर वॉरेंस को वार्न करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि शैतान के पुजारी क्या क्या कर सकते हैं, और शायद उस लड़के को बचाने के चक्कर में तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके बाद हम उसी अकल्टिस्ट लेडी को देखते हैं जो ब्लैक कैंडल्स जलाकर आर्ने के पिक पर ब्लैक मैजिक करती है, और इसके बाद जेल में वो डीमन आर्ने को फिर से हॉन्ट करता है, जिससे आर्ने बहुत डर जाता है। उधर एड विश टोटम के बारे में स्टडी कर रहे थे, तभी उन्हें ड्रू का कॉल आता है जो बताता है कि मैसाचुसेट्स के डेनवर में एक डिटेक्टिव हैं जिन्होंने भी ये सेम टोटम देखा है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वॉरेंस डिटेक्टिव से मिलते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि कैटी लिंकन और जेसिका स्ट्रॉन्ग नाम की 2 बेस्ट फ्रेंड थी और ये दोनों पिछले 4 महीने से गायब थे। हालांकि कैटी की डेड बॉडी मिल गई जिसे 22 बार चाकुओं से घोंपा गया था, पर जेसिका अभी भी नहीं मिली। पर जब मई के महीने में जेसिका के घर की तलाशी ली गई तो उन्हें वहां सेम टोटम मिला। एंड दोनों केस के एक जैसे विश टोटम को देखकर डिटेक्टिव को ये क्लियर करते हैं कि जेसिका भी आर्ने की तरह पोजेस थी। वही पोजेशन वाली बात पर डिटेक्टिव बिल्कुल भरोसा नहीं करते। तभी लोरेन एक डील सामने रखती है, अगर उन दोनों ने जेसिका की बॉडी को ढूंढने में उनकी मदद की तो वो कैटी जेसिका की केस फाइल उन्हें दे देंगे। जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि जो काम हम नहीं कर पाए वो आप एक दिन में कैसे कर लेंगे। तभी लोरेन कहती है कि जो चीज आम लोग नहीं देख सकते वो मैं देख सकती हूँ, पर डिटेक्टिव को विजन वाली बात पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो डील करने से पहले लोरेन का टेस्ट लेता है। डिटेक्टिव 3 नाइफ लेकर आता है और लोरेन से
कैटी के मर्डर में यूज हुआ नाइफ आइडेंटिफाई करने को कहता है। लोरेन तुरंत आइडेंटिफाई कर देती है और डिटेक्टिव उन्हें मर्डर वाली साइट पर लेकर जाता है। वहां पहुंचकर लोरेन को फील होता है कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ है और वो उस रात वाली घटना से कनेक्ट होने के लिए उस जगह को टच करती है। और उसके बाद लोरेन अपने विजन के थ्रू उस पूरी घटना को देखती है जहाँ कैटी और जेसिका खेलते खेलते जंगल में आ जाते हैं। जेसिका कैटी को एक बैंड पहनाती है, वहीं बैंड पहनाते ही जेसिका पजेस्ड हो जाती है और वो कैटी को 22 बार चाकू घोंपकर मार देती है। वहीं यहाँ हम एज अ व्यूअर देखते हैं कि लोरेन जेसिका के कैरेक्टर को फील करते हुए वो सारे एक्शन वैसा कर रही थी जैसा उस दिन जेसिका ने किया। अब कैटी को मारने के बाद जेसिका का पोजेशन खत्म हो जाता है और वो डरकर भागने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं कि लोरेन भी वैसे ही भागती है और एक चट्टान के किनारे से नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी एड उसे आवाज लगाकर रोकते हैं, जिससे लोरेन का विजन टूट जाता है और वो नीचे गिरने से बच जाती है। पर तभी एक डेमोनिक हाथ उसे पकड़ नीचे खींचने लगता है, लेकिन एड एन वक्त पर आकर लोरेन को ऊपर खींच लेते हैं। वहीं इस घटना के बाद लोरेन बताती हैं कि जेसिका भी ऐसे ही नदी में गिरकर मरी है और सर्च टीम को नदी में से एक लाश मिलती है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि ये जेसिका की लाश है। अब क्योंकि वॉरेंस ने इस केस में उनकी मदद की थी, डिटेक्टिव उन्हें जेसिका की फाइल दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेबी एड को कॉल लगाकर बताती है कि डीमन आर्ने को सुसाइड करने को मजबूर कर रहा है। ये सुनने के बाद एड कहते हैं कि जेल में फादर न्यूमन है, उन्हें कॉल करो, तुम उनसे कहो कि वो आर्ने पर 24 घंटे नजर रखे। वहीं इससे पहले कि एड कुछ और बता पाते, एक डेमोनिक वॉइस आता है और फोन अचानक से कट जाता है। उधर जेल में आर्ने बहुत डरा हुआ होता है। तभी फादर न्यूमन आते हैं और उसे होली वाटर देकर कहते हैं कि परमेश्वर सबको अपनी रक्षा करने का हक देता है। और आर्ने होली वाटर से एक सर्कल बना उसमें बैठ जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। वहीं लोरेन एड से कहती है कि डीमन अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया, उसे बुलाया गया है और ये एक श्राप है जो तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि जब हम डेविड के घर पर थे तो मैंने उसका हाथ छुआ तो मुझे कुछ दिखा, लेकिन तब मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था। पर अब मुझे लगता है कि मैं उस शख्स से जुड़ी हूँ जो ये सब कुछ कर रहा है, और अगर वो सच में जेसिका की बॉडी है तो अब भी वो कनेक्शन खुला हो सकता है। वॉरेंस मॉर्ग पहुंचते हैं और लोरेन जेसिका की डेड बॉडी का हाथ पकड़ कनेक्ट होने की कोशिश करती है और वो कनेक्ट हो जाती है। वो देखती है कि वो एक डार्क टनल में है और वहाँ वो एक ऑल्टर भी देखती है जिस पर विचक्राफ्ट किया जाता है। वहीं लोरेन देखते हैं कि एक अकल्टिस्ट लेडी ब्लैक कैंडल जलाकर एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। वो लेडी अपना कर्ज पूरा करने के लिए आर्ने की फोटो पर ब्लैक मैजिक कर रही थी। इस लेडी के ब्लैक मैजिक करते ही आर्ने पोजेस्ड हो जाता है और वो अपने आप को हर्ट करने लगता है। वो लेडी जैसा जैसा एक्शन करती है ठीक आर्ने वैसा वैसा करता है। लोरेन ये समझ जाती है कि वो अकल्टिस्ट आर्ने को कंट्रोल कर उससे सुसाइड करवा रही है। तभी लोरेन अपने फोर्स से चिल्लाकर उसे रुकने को कहती है, जिस वजह से रिचुअल बीच में ही टूट जाता है और आर्ने की जान बच जाती है। अब वो अकल्टिस्ट और लोरेन आमने सामने थी और वो दोनों एक दूसरे को देख पा रही थी और लोरेन ये समझ जाती है कि कनेक्शन दोनों तरफ से काम करता है। वो अकल्टिस्ट कहती है कि तुम ये कैसे कर रही हो, जिस पर लोरेन कहती है ईश्वर ने मुझे तुम्हें दिखाया। तभी वो अकल्टिस्ट कहती है कि फिर तो तुम्हारे परमेश्वर को तुमसे प्यार नहीं है। पर तभी मॉर्ग की लाइट चली जाती है और एड वापस से लाइट ऑन करते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक डेड बॉडी पोजेस्ड होकर खड़ी है। कनेक्शन ओपन होने की वजह से वो अकल्टिस्ट एक लाश को पोजेस्ड कर लोरेन पर हमला करवाती है। वो लाश जैसे ही लोरेन पर हमला करने आती है, एड लोरेन को खींच लेते हैं, जिससे कनेक्शन टूट जाता है और लाश जमीन पर गिर जाती है। तभी लोरेन कहती है कि वो अकल्टिस्ट जानती है कि हम कौन हैं। वॉरेंस वापस अपने घर जाते हैं जहाँ डेबी और ड्रू उनका इंतजार कर रहे थे। ड्रू एड को एक बुक दिखाता है और बताता है कि ये यूरोपियन जादूटोनी की किताब है जिसकी मदद से चर्च विचक्राफ्ट को पहचानता और रोकता था। वो बताता है इसमें इंसानी कुर्बानी का भी जिक्र है, जिसमें लिखा था कि कर्ज पूरा करने के लिए एक मर्डर और एक सुसाइड पूरा करना होता है और श्राप को तोड़ने के लिए उस पूजा स्थल मतलब उस एल्टर को तोड़ना होगा जहाँ से वो किया गया है। मगर वो ज्यादा पढ़ नहीं पाते क्योंकि अगला भाग अरेमिक में लिखा था। यहाँ डेबी को लगता है कि उस लेडी का रिचुअल पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है कि अब वो ना करे, जिस पर लोरेन बताती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। श्राप शुरू करने के बाद उसे पूरा ही करना होता है, वरना करने वाले की जान जा सकती है। तभी एड पूछते हैं कि विजन में ऐसा क्या देखा था जो एल्टर को ढूंढने में हमारी मदद कर सके। लोरेन बताती है कि वहाँ ठंड थी
छत से पानी टपक रहा था और शायद मैंने ट्रेन की आवाज भी सुनी थी। वो आवाज काफी दबी दबी सी थी। हो सकता है कि वो जमीन के नीचे हो। तभी डिस्कशन के दौरान एड बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो वो अपने बेड पर होते हैं। एड लोरेन को ढूंढने नीचे जाते हैं। नीचे आकर वो देखते हैं कि डोर ओपन है, दरवाजे पर स्क्रैचेस हैं और लोरेन की लॉकेट दरवाजे पर पड़ी है। तभी एड को घर में वही अकल्टिस्ट लेडी दिखती है। वो एड को डराती है और धमकी देकर गायब हो जाती है। तभी वो मॉग वाली लाश एड पर अटैक करती है। एड रोटरी दिखाकर चैन करते हुए उस डीमन का सामना करते हैं। वहीं एड जैसे ही उसे चाकू मारने वाले होते हैं, अचानक से ड्रू उनका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ते ही एड होश में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो उस लाश को नहीं बल्कि लोरेन को चाकू मारने वाले थे। और यहाँ एड के साथ ठीक वैसा हुआ था जो आर्ने के साथ हुआ था। एड बताते हैं कि वो लेडी उनके घर के अंदर थी और एड बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो पूरे घर में कुछ ढूंढने लगते हैं, मतलब कुछ ऐसा कि जिसके थ्रू वो उनके घर आई थी। और तभी लोरेन की नजर ऑफिस पे पड़े वास्क पर जाती है जिसके फ्लावर्स रातों रात ब्लैक हो गए थे। और जब एड वास्क के फ्लावर्स को हटा कर देखते हैं तो उसमें से भी एक विश टोटम निकलता है। इसका मतलब अब नेक्स्ट विक्टिम एड थे। अब यहाँ ये डिसाइड होता है कि लोरेन फादर कैसनर के पास जा बुक ट्रांसलेट कराएगी। डेबी आर्ने के पास जाएगी क्योंकि लोरेन ने बताया कि कर्ज पूरा करने की आज आखिरी रात है और शैतानी शक्तियां रात को बहुत बढ़ जाती हैं। और एड और ड्रू जेसिका और आर्ने के केस के बीच का लिंक ढूंढने का काम करेंगे। एड और ड्रू लिंक जोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एड कहते हैं कि क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लगता कि एक विश टोटम ब्रुकफील्ड में और दूसरा यहाँ से 180 मील दूर मैसाचुसेट्स में उस औरत ने जेसिका को ही क्यों चुना। तभी एड पूछते हैं कि जेसिका का विश टोटम कहाँ मिला, जिस पर ड्रू उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स ने इंटरव्यू में बताया कि विश टोटम उसे एक बक्से में मिला और वो बक्सा जेसिका कॉलेज से घर लेकर आई थी। और फिर दोनों उस एरिया का नक्शा लेते हैं और लोरेन के विजन के बेसिस पर ट्रेन, वाटर और टनल का जॉइंट लोकेशन ढूंढने लगते हैं। और फाइनली एड को पता चलता है कि ये जगह कहीं और नहीं बल्कि फादर कैसनर के घर के नीचे है। एड ड्रू को पुलिस को कॉल कर फादर के घर पे भेजने को बोलते हैं और एड तुरंत फादर के घर पर निकल पड़ते हैं। वही जेल में आर्ने को बेड से बांध दिया जाता है ताकि आर्ने सुसाइड ना करे। वहीं लोरेन फादर कैसनर से मिलती है और कहती है कि हमें आपकी मदद चाहिए एक बुक का हिस्सा समझने के लिए। फादर लोरेन को बताते हैं कि इसमें लिखा है कि श्राप को पूरा करने के लिए 3 शिकार लगते हैं और वो 3 शिकार हैं बच्चा, प्रेमी और ईश्वर का आदमी जो ईश्वर के काम करने वाला हो। तभी फादर लोरेन से पूछते हैं कि कोई और भी हादसा हुआ है, जिस पर लोरेन बताती हैं कि हाँ, मेरे पति के साथ उनके ऑफिस में भी एक विश टोटम मिला है। फादर लोरेन को अपने बेसमेंट में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और यहाँ हमें एक बहुत बड़े राज का पता चलता है। फादर बताते हैं कि मैं कई सालों से यहाँ हूँ। शुरुआत बतौर मैंने प्रीस्ट से ही की थी। चर्च के लोग इस मिल में चीजें जमा करते थे। वो उन चीजों को यहाँ रखते थे जिससे उनको डर था या जिन्हें वो समझ नहीं पाते थे। और फादर लोरेन को एक एल्बम देते हैं जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। तभी लोरेन पूछती है कि क्या ये आपकी बेटी है। वो बताते हैं कि इसका नाम इसला है। इसकी माँ जन्म देते ही गुजर गई। चर्च को बता नहीं सकता था, इसलिए बच्ची को यहीं पाला। तभी लोरेन कुछ और फोटोज भी देखती है और लोरेन जैसे ही इसला की प्रेजेंट फोटोज देखती है वो पहचान जाती है कि जो अकल्टिस्ट लेडी उन्हें विजन में दिखी थी वो और कोई नहीं बल्कि फादर कैसनर की ही बेटी है। फादर बताते हैं कि मैं उन दिनों तंत्र विद्या पढ़ रहा था और मैं उसे इन सब चीजों से बचाना चाहता था, पर मैंने उल्टा उसके मन में दिलचस्पी पैदा कर दी। तभी लोरेन कहती है कि आप हमेशा से जानते थे कि इन सब के पीछे इसला है, तो जब हम आपसे मदद के लिए आए तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। जिस पर फादर कहते हैं कि मुझे लगा कि कई सालों बाद मेरी बेटी मेरे लिए आई है, पर ऐसा नहीं था। मैं अब जानता हूँ कि उसका यहाँ आने का मकसद क्या है। वो बताते हैं कि जमीन के नीचे बहुत सारे सुरंग हैं और वो बचपन में वहाँ खेला करती थी। उसका ऑल्टर भी वहीं पर होगा। सिर्फ वही एक चीज है जो श्राप को तोड़ सकती है। पूजा स्थल को तोड़ना होगा। तभी इसला भी वहाँ आ जाती है और फादर लोरेन को टनल में भेज देते हैं। वहीं इसला फादर को ऐसा करते देख लेती है और वो उन्हें जान से मार देती है। वहीं लोरेन एल्टर के पास पहुंच जाती है, पर वो इतना भारी था कि लोरेन उसे हिला भी नहीं पाती। तभी इसला भी वहाँ आ जाती है और वो लोरेन को पकड़ चाकू से मारने की कोशिश करती है। तभी लोरेन उसके सिर पर पत्थर मार वहाँ से भागने लगती है और तभी एड भी वहाँ आ जाते हैं
और लोरेन को आवाज देने लगते हैं और लोरेन भी उनकी आवाज सुन उन्हें आवाज लगाती है और एड लोरेन की आवाज को फॉलो करते हुए टनल में आ जाते हैं और लोरेन को आवाज दे ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें लोरेन दिखती है जो कि एक्चुअल में इसला ही थी। वो पास आ एड की आंखों में फूंक देती है और एड पोजेस्ड हो जाते हैं और वो पोजेस्ड हो लोरेन पर हैमर से हमला करने लगते हैं। वहीं इसला एल्टर के पास जा रिचुअल स्टार्ट कर देती है और उधर आर्ने पोजेस्ड हो जाता है और उसके अंदर का डीमन पूरे जेल में कहर ढाने लगता है। आर्ने हवा में उठ जाता है और खुद को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी आर्ने का हाथ पकड़ डेब्यू से रोकने की कोशिश करती है। इधर एड भी लोरेन पर लगातार हमला कर रहे होते हैं। लोरेन भागते भागते एल्डर के पास पहुंच जाती है। वहीं लोरेन एड को याद दिलाती है कि वो कैसे मिले और उन्हें प्यार हो गया। वो कहती है कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है। उसे लगता है कि हमारा प्यार हमारी कमजोरी है, पर ये सच नहीं है, वो हमारी ताकत है। तभी एड एकदम से पोजेशन से बाहर आ जाते हैं और एल्टर पर हैमर से जोरदार वार करते हैं जिससे एल्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और एल्टर के टूटते ही आर्ने का पोजेशन खत्म हो जाता है और श्राप टूट जाता है। वहीं गुस्से में इसला हाथ में चाकू ले वॉरेंस को मारने के लिए आती है, लेकिन तभी उसके हाथ से चाकू छूट जाता है और उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं और उसके सामने उसी के रूप में सैटन आता है और उसकी आत्मा ले जाता है, क्योंकि इसला ने शैतान से रूह देने का वादा किया था और वो इस वादे में असफल रही और श्राप समय रहते ही टूट गया और वही शैतान बिना रूह लिए वापस नहीं जाता, इसलिए वो इसला की रूह को ले जाता है। वॉरेंस टनल से बाहर आते हैं। वहीं एड अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब होने लगती है। तभी लोरेन अपने लॉकेट में रखी एड के पिल्स निकाल उन्हें देती है, जिससे एड बेटर फील करते हैं और पुलिस भी वहां आ जाती है और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एड ऑल्टर में यूज हुआ कप अपने घर के अकल्ट म्यूजियम में रख देते हैं और उधर आने को 5 साल की सजा होती है और वो जेल में ही डेबी से शादी कर लेता है और आज भी वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।